बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स है और मूवमेंट इन प्लांट्स में हम प्लांट में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मूवमेंट्स होती क्या हैं और प्लांट क्यों मूव करता है। प्लांट मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई बिकॉज मूवमेंट्स इज़ डिफाइंड एज any action taken by living organism to reduce its irritability produced by stimuli। प्लांट्स की जो ज़्यादातर मूवमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्स होती हैं डिफरेंट स्टिमुलाई का। डिफरेंट स्टिमुलाई यानी कि हीट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सेंसिटिविटी है, टच है, प्रेशर है, उनके रेस्पॉन्स में डिफरेंट स्टिमुलाई जो चेंज हो रहे हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे वो टेम्परेचर का चेंज आ रहा हो, चाहे वो वाटर में। अब प्लांट एक ख़ास पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करके जब अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, तो अगर उस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो प्लांट के लिए एक स्टिमुलस का बायस होता है और प्लांट उस स्टिमुलस को लेकर अपने पैटर्न ऑफ ग्रोथ को एडजस्ट करता है। और जब वो अपने पैटर्न ऑफ ग्रोथ को एडजस्ट करता है तो प्लांट जो है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में मूवमेंट्स होती हैं और ये मूवमेंट जो हैं वो जो स्टिमुलस की वजह से इरिटेबिलिटी कॉज हो रही है। प्लांट जो है वो सेंसिटिव हो रहा है उन स्टिमुलस की वजह से, इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से, वाटर में चेंजेस की वजह से। तो उस इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो स्टिमुलस ने प्रोड्यूस की है, जो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आया है उसकी वजह से जो उसके प्रोटोप्लाज्म में इरिटेबिलिटी हुई है, उसको रिड्यूस करने के लिए प्लांट हर मुमकिन तौर पे जाके अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो उस इरिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। और प्लांट जो है, प्लांट के अंदर हमें मूवमेंट्स होती हुई नज़र आती हैं। स्टिमुलस इज़ द चेंज इन एनवायरनमेंट ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल। स्टिमुलस जो है वो अभी मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला कोई भी चेंज है, चाहे वो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल चेंज हो इन्वायरमेंट में, या प्लांट के अंदर कोई जो इंटरनल उसका होम्योस्टेसिस है वो जो है वो चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से भी प्लांट जो है वो मूव करता है और उस इंटरनल चेंज को भी हम स्टिमुलस कहते हैं। और उस स्टिमुलस, चाहे वो इन्वायरमेंट का स्टिमुलस है, चाहे वो टेम्परेचर का स्टिमुलस है, चाहे वो वाटर का स्टिमुलस है, कोई सा भी बाहर का स्टिमुलस या कोई सा भी सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले चेंज की वजह से, होने वाले स्टिमुलस की वजह से जो उसके प्रोटोप्लाज्म में चेंजेस आती हैं, प्रोटोप्लाज्म इरिटेट होता है और उस प्रोटोप्लाज्म की इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए प्लांट जो है वो अपना पैटर्न ऑफ ग्रोथ चेंज करता है। और पैटर्न ऑफ ग्रोथ जब वो चेंज करता है तो उसको, उस चेंजेस को हम मूवमेंट का नाम देते हैं। अ स्टिमुलस कैन बी डिफ्यूज्ड और डायरेक्ट। स्टिमुलस जो होता है वो डिफ्यूज़ भी होता है, हो सकता है कि वो डिफ्यूज़ फॉर्म में हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, उसका कोई ख़ास पर्टिकुलर पैटर्न ना हो। और बाज़ औक़ात जो चेंज है, जो इन्वायरमेंट में आने वाला चेंज है, वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, किसी एक ख़ास डायरेक्शन से वो स्टिमुलस आ रहा हो। जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, जैसे जियोट्रॉपिज्म है, जैसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है। एक ख़ास डायरेक्शन से कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए या इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो या तो फ़ौरन रैपिडली प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करते हैं इस
चेंज को, चाहे वो डिफ्यूज़ फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्शनल फॉर्म में हो, या फिर उसका थोड़ा डिले रिस्पॉन्स होता है। तो इन्हें कि फ़ौरन विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्स हो जाए। प्लांट अपने आप को एडजस्ट करता है और फिर एडजस्ट करने के बाद उसको जिस तरह से सहूलत होती है वो उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करने के बाद उसका थोड़ा डिले में रिस्पॉन्स करता है, लेकिन रिस्पॉन्स होता ज़रूर है। अब प्लांट्स में जो मूवमेंट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर स्टिमुलस की बेसिस पे दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं। एक होती है ऑटोनॉमिक, फर्स्ट वन इज़ ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। फर्स्ट जो होती है वो होती है ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ऑटोमेटिक मूवमेंट या एकदम से मूव हो जाना किसी भी ऑर्गन का किसी भी स्टिमुलस की वजह से। स्पॉन्टेनियसली फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से। अंदरूनी तौर पे प्लांट इस तरह से रिस्पॉन्स करे कि वो फ़ौरन जो है वो ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर दे, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये ज़्यादातर इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। प्लांट के अंदर कोई इंटरनल स्टिमुलस में कोई चेंज आ जाए, प्लांट के अंदर के इन्वायरमेंट में, प्लांट के वाटर में, प्लांट के सॉल्यूट्स में, प्लांट के टेम्परेचर में, प्लांट के हार्मोन्स में किसी भी किस्म का चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट जो बाहर से डेवलप होती है, बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो हम उसको कहते हैं इंड्यूस या फिर पैराटोनिक मूवमेंट। एक होती है इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट और एक होती है इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, और ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से। ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट विच अगर ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। ऐसी मूवमेंट जो इंटरनल स्टिमुलाई की चेंजेस की वजह से हो। फैक्टर इनहेरिट इनसाइड द प्लांट बॉडी इटसेल्फ। प्लांट्स के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो प्लांट ने अपने पेरेंट से इनहेरेंट किए हुए होते हैं, और इस तरह की मूवमेंट जिसमें उसने पर्टिकुलर फैक्टर्स जो हैं स्पॉन्टेनियस कुछ ख़ास किस्म की मूवमेंट्स को करवाने के लिए इनहेरेंट किए हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होते, वो उसने वो वाली फैक्टर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरेंट करके आते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे रेडिकल की ग्रोथ जो है वो डाउन टू अर्थ होती है, और स्टेम की जो है वो अगेंस्ट दी अर्थ होती है। एरियल हमेशा वो ऊपर की तरफ स्टेम होता है। रूट जो होती हैं वो हमेशा अर्थ की तरफ होती हैं। पत्ते जो हैं वो हमेशा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट में फैक्टर्स जो हैं वो उसने इनहेरेंट किए हुए होते हैं, उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट का बाइस बनते हैं। और ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स है इसकी टाइप्स जो हैं उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट है। प्लांट के अंदर ग्रोथ होना डिफरेंट पार्ट्स में, और प्लांट के अंदर कर्वेचर फॉर्म होना, किसी भी चीज़ के सराउंडिंग में प्लांट का अपने आप को लपेट लेना या कर्व फॉर्म कर लेना, वो भी कहलाता है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर आता है। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट क्या है। एडवांटेजियस चेंजेस इन दी फॉर्म एंड शेप ऑफ प्लांट। प्लांट चेंज कर ले अपनी फॉर्म या शेप को किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए,
या फिर प्लांट अपने ऑर्गन्स को पर्टिकुलर टास्क के लिए चेंज कर ले, अपनी शेप को चेंज कर ले, अपनी पत्तों की शेप को चेंज कर ले, अपनी लीव्स की शेप को चेंज कर ले। और ये चेंज वो किस तरह से करेगा, वो इस तरह से करेगा कि उसकी जो प्लांट के ऑर्गन की ग्रोथ की रेशो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। जब उसकी ग्रोथ की रेशो में डिफरेंस आ जाएगा उस प्लांट ऑर्गन की पर्टिकुलर टाइप की, जिसे अपनी शेप चेंज करनी है या अपनी फॉर्म चेंज करनी है, तो अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर टाइप की शेप जो है वो एज्यूम कर लेगी या एक्वाइट कर लेगी। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, जिसकी वजह से कर्व भी फॉर्म हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग के एतराफ़ में कर्व फॉर्म हो जाएगा, लाइट की तरफ कर्व फॉर्म हो जाएगा, लाइट के अवे कर्व फॉर्म हो जाएगा, उसे लाइट की तरफ नहीं जाना है तो वो इस तरह से अपने पर्टिकुलर ऑर्गन में करेगी कि उस ऑर्गन के किसी एक पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और ऑर्गन के किसी और के एक हिस्से में ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उस ऑर्गन की जो ग्रोथ है वो चेंज हो जाएगी। These movements are due to unequal growth on two sides of plant organs. ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है प्लांट के ऑर्गन की टू साइड्स में अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है, इक्वल ग्रोथ नहीं होती है। अगर इक्वल ग्रोथ होती है तो फिर उसमें चेंज फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अनइक्वल ग्रोथ हो रही है तो फिर उसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लांट के ऑर्गन में चेंज फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं, स्टेम की किसी हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ हो, किसी हिस्से में कम ग्रोथ हो। टेंड्रल्स किसे कहते हैं, बेलों को कहते हैं। इस तरह से जो आपने रोप के गिड में बीच में रोप होती है, और इस तरह से टेंड्रिल उस रोप के एतराफ़ में जो है वो लिपटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बर्ड्स हैं, जो लीव बर्ड्स होती हैं या फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं, तो उनमें एक होता है एपिनास्टी और एक होती है हाइपोनास्टी। अगर इंटरनल हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ होगी तो फूल जो है वो खिल जाएगा, और एक्सटर्नल हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ होगी तो फूल जो है वो दोबारा से बंद हो जाएगा। ये मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगी। लीव्स में भी हो सकता है कि लीव्स जो हैं वो रोल हो रही हैं, कहीं पे आपको ऐसे रोल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये रोलिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि अपर साइड पे लीव के अपर पार्ट्स पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने की वजह से लीव जो है वो बैकवर्ड पोजीशन में कर्ल डाउन हो गई। अब इसमें जो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटेशन की। जब हम न्यूटेशन की बात करेंगे तो न्यूटेशन मूवमेंट में भी न्यूटेशन मूवमेंट ये होती है जिसमें कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। सरकम न्यूटेशन हो सकती है जब जो अपेक्स होता है किसी भी स्टेम का या किसी भी पर्टिकुलर, जब हम शूट की बात करते हैं तो उसका जो अपेक्स होता है वो अपेक्स जो होता है वो रोटेशन करने लग जाता है इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाता है। When apex makes rotation growth around its long axis, ये जो इसका एक्सिस है, ये पूरा इसका लॉन्ग एक्सिस है, इस एक्सिस के सराउंडिंग में इस तरह से वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ क्लाइंबर अराउंड द रोप एंड एज फाउंड इन रेलवे क्रीपर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आपके घरों में बेलें होती हैं, प्लांट्स जो बेलें रोप होता है, तो आप थोड़ा सा इसको टच करवा दें, थोड़ा सा यहाँ पे आप, तो ये जो बेल है ये इस तरह से इसके गिर्द रोप अराउंड होना शुरू हो जाती है। तो ये जो एग्जांपल है ये किस चीज़ की एग्जांपल है,
सरकम न्यूटेशन की एग्जाम्पल है या न्यूटेशन की एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगी, इस तरह से। ये देखिए, अच्छा अब ये होता क्यों है? बेसिकली यहाँ पे जैसे ही टच होता है ना, स्टेम का अपेक्स यहाँ पे टच करता है तो यहाँ पे जो है वो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। जैसे ही टचिंग होती है तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है और इसके अपोजिट साइड पे तेज़ी से इस तरफ तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू होती है, और तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू होती है तो फिर ये इस तरह से इसके गिर्द ट्विन अराउंड होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये रोप है, इसके सराउंडिंग में रोप स्टेम जो है वो आगे लगेगा, टच ऐसे ही करेगा तो इसके सराउंडिंग में इस तरह से रोप अराउंड होना शुरू। देखिए ये देख लिया आपने। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट देख ली, न्यूटेशन मूवमेंट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको नास्टिक मूवमेंट बताऊंगी। ये जो नास्टिक मूवमेंट है, ये याद रखने की बात है कि ये जो मूवमेंट हो रही है ये न्यूटेशन मूवमेंट टाइप है ऑटोनोमिक मूवमेंट की। ऑटोनोमिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि अंदर से ही इसके अंदर स्टिमुलस है और अंदर से ही कोई हार्मोन जो है वो ऑक्सिन या डिफरेंट टाइप के ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और अंदर से ही ये चीज़ें जो हैं वो इनहेरेंट हुई हुई हैं। इंटरनली जो है वो चेंज हो रहा है, और इंटरनली चेंज होने के बाद जो एक्सटर्नल स्टिमुलस तो ज़ाहिर आपको रोप नज़र आ रही है, लेकिन वैसे भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता आपको इस फॉर्म में होती हुई क्यों नज़र आ रही होती हैं? क्योंकि इनके एक साइड पे ग्रोथ जो है वो हाई हो रही होती है और दूसरी साइड पे लो हो रही होती है। तो ये इस तरह से इस रोप के गिर्द में क्वाइल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूटेशन मूवमेंट का हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की दूसरी टाइप, जिसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। Movements that occur due to differences in rate of growth on two opposite sides of a plant organ. ये नास्टिक मूवमेंट भी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की तरह ही है। जब हम ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे अपेक्स मेक्स रोटेशन, ग्रोथ रोटेशन and growth around its long axis, movements of climber and the rope as found in railway creeper। तो ये जो रोप है, ये जो ट्विन अराउंड हो रही है, ये भी इस वजह से हो रही है। तो एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है, वरना ये खुद ब खुद इस तरह से कोइलिंग नहीं हो सकती। तो इसमें भी ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कर्व फॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इसकी टिप पे ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो जैसे ही रोप से टच होता है तो ये दूसरी अपोजिट साइड पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से एक कर्व फॉर्म होता है, और कर्व फॉर्म होने के बाद यहाँ इस तरह से रोप जो है वो ट्विन अराउंड रोप के सराउंडिंग में, या रोप नहीं भी है उसके सराउंडिंग, फिर भी वो इस तरह से आपको टेंड्रल्स इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे हम नास्टिक मूवमेंट पढ़ लेते हैं। नास्टिक मूवमेंट क्या है? Movements that occur due to differences in the rate of growth on two opposite sides of plant organ। यहाँ पे भी क्योंकि ये ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की ही टाइप है, इसमें भी हमारे पास अब यहाँ पे हमें क्लाइंबर हमें बेल की मिसाल नहीं लेनी, हमें क्लाइंबिंग प्लांट्स की मिसाल नहीं लेनी, हमने
पत्तियों का खिलना और फूलों के खिलने को इस वाली मूवमेंट में देखना है। अब ज़ाहिर पत्तियाँ जो खिलती हैं वो उन्हें कोई रूप की ज़रूरत नहीं होती और ना उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है फूलों को खिलने के लिए। वो जो खिलते हैं फूल या पत्ते जो खिलते हैं वो लाइट, ज़ाहिर है कि अब ये उन्होंने इसको इंटरनल फैक्टर में तो डाल दिया है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के बगैर भी कोई चीज़ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर तो है, लेकिन अभी हम एक्सटर्नल फैक्टर को ख़त्म करके को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर को हम एक दूसरी हेडिंग में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंटरनल फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो ऑक्सीजन या हार्मोन या मुख्तलिफ टाइप के और टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व है पत्तियों को ओपन करवाने में, पत्तियों को क्लोज़ करवाने में, फ्लावर्स को ओपन करवाने में, फ्लावर्स को क्लोज़ करवाने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अभी इंटरनली पढ़ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी टॉपिक में हम एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर आएंगे। वैसे तो किसी भी मूवमेंट का होना सिर्फ इंटरनली ही चीज़ों की वजह से पॉसिबल नहीं होता, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एंजाइम, मुख्तलिफ हार्मोन्स, टर्गर प्रेशर, सॉल्यूट पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने अभी हमें फ़िलहाल इंटरनल फैक्टर के लिहाज से हमने मूवमेंट को पढ़ना है, लेकिन हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी इसमें से बरीउज़्ज़मा करार नहीं दे सकते। ओपनिंग ऑफ पेटल्स एंड सर्सिनेटली कॉइल लीव्स ऑफ फर्न्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ओपनिंग ऑफ पेटल्स, जब हम पेटल्स की ओपनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये फूल है, अगर हम बात करें ये फूल है, और ये फूल जो है इसका आपको पता होना चाहिए ये कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंड्रोशियम है, और ये गाइनोशियम। अगर हम देखना चाहें तो ये वाला हिस्सा है, बज़ाहिर हमें सबसे अंदर नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और ये सबसे कैलिक्स जो है वो सबसे नीचे वाला हिस्सा है। कैलिक्स एक्सटर्नल तो है लेकिन लोअर साइड पे, एंड्रोशियम इंटरनल तो है लेकिन अपर साइड पे। तो जब हम बात करें एपिनास्टी की, तो एपिनास्टी मूवमेंट में क्या होता है, हम हाइपोनास्टिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो हाइपोनास्टिक मूवमेंट में हमारे पास जब फास्टर ग्रोथ हो नीचे की तरफ, फूल के नीचे वाले हिस्से की तरफ फास्टर ग्रोथ हो, यानी कि कैलिक्स में ज़्यादा ग्रोथ हो, तो प्रेशर बढ़ता है करोला पर, और फिर प्रेशर पड़ता है एंड्रोशियम पर, और फिर प्रेशर पड़ता है गाइनोशियम में, जिसकी वजह से ये जो फूल है, जो खिला हुआ फूल था, वो जो है वो हमें क्लोज हुआ हुआ नज़र आता है। तो ये किस वजह से नज़र आता है, फास्टर ग्रोथ ऑन द लोअर साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज नोन एज हाइपोनास्टिक मूवमेंट। हाइपो मीन्स नीचे और नास्टिक मीन्स, जब हम नास्टिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हाइपोनास्टिक मूवमेंट जब लोअर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो, जिसकी वजह से हमें फूल जो है वो मूव करता हुआ दिखे, क्लोज होता हुआ दिखे, तो हम उसे कहते हैं हाइपोनास्टिक मूवमेंट। अब हम बात कर लेते हैं
टर्गर मूवमेंट की। जब हम टर्गर मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट्स दैट अकर ड्यू टू द चेंजेस इन दी टर्जिडिटी एंड साइज ऑफ सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। ये टर्गर जो मूवमेंट है, इसकी सबसे जो बेहतरीन मिसाल है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है। दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। वो क्यों ओपन और क्लोज्ड होते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ टर्जिडिटी। यहाँ पे हमें स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ये स्टोमेटा इस वक्त हमें दिख रहा है। अब दिन के वक्त क्या होता है कि इसके अंदर होते हैं गार्ड सेल, इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है और दिन के वक्त ये अपने सराउंडिंग के नेबरिंग सेल से पोटेशियम आयन जो है वो अपने अंदर इंपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे पोटेशियम आयन आ जाता है। जब पोटेशियम आयन आ जाता है और सराउंडिंग के सेल से पोटेशियम आयन इनमें चला जाता है गार्ड सेल में, तो ये पानी, तो यहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और पोटेशियम और शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करता है लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। और जो हमें स्टोमेटा हैं वो इस तरह से, ये है एक्साइन और ये है इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो थिक होती है और एक्साइन जो होती है वो थिन होती है। अब जब इसमें पानी आता है तो ये जो इंटाइन है ये इस तरह से कर्व हो जाती है। ये जो बीच वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये इस तरह से कर्व हो जाती है। और ये जो स्टोमेटा है वो हमें इस तरह से ओपन हुआ दिखता है। अब ये जो स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन हुआ है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही थी और पोटेशियम आयन इसने अपने अंदर ले लिया था। अब रात के वक्त यही वाला स्टोमेटा जो है वो इस वाली कंडीशन में क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसने जो नेबरिंग सेल से जो इसने पोटेशियम लिया था, वो पोटेशियम जो है ये दोबारा से ये नेबरिंग सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में इसने शुगर बनाई थी, या तो वो खुद कंज्यूम कर लेती है, गार्ड सेल खुद कंज्यूम कर लेते हैं, या नेबरिंग सेल्स को दे देते हैं। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो जाता है और सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। तो वाटर जब ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो वाटर मूव करता है अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, जिसकी वजह से इसकी टर्जिडिटी लूज़ हो जाती है और स्टोमेटा हमें यहाँ पे जो ओपन हुआ था, ये हमें ओपन के बजाय रात के वक्त क्या दिखता है, क्लोज्ड हुआ नज़र आता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टर्गर मूवमेंट की एक और बेहतरीन मिसाल छुई मुई के पौधे या माइमोजा प्यूडिका की है। इस माइमोजा प्यूडिका को, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये स्टॉक है, इसको टच करते हैं, जैसे ही आप फिंगर से इसको टच करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉप डाउन हो जाती है। अब ये जो ड्रॉप डाउन होती है ये भी क्यों होती है, क्योंकि लॉस और गेन ऑफ टर्गर की वजह से। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसको छूते हैं तो ये जो स्टॉक है इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अपर पल्विनस, और इसके नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लोअर पल्विनस। अब ये जो अपर और लोअर पल्विनस है, यहाँ से वाटर जो है वो मूव करके, जैसे ही इसको टच किया जाता है तो ये जो अपर पल्विनस का वाटर है, ये सेल्स हैं, अपर पल्विनस से वाटर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लोअर पल्विनस की तरफ।
अब जब ये वाटर लोअर पल्विनस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये लीव जो है वो, जो इस वक्त स्ट्रेट कंडीशन में थी, इस पर नीचे की तरफ जो है पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लीव जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। अब ये बग़ैर छुए सीधे हालत में इसलिए थी क्योंकि वाटर का जो था वो बैलेंस मेंटेन था। अब जब वाटर का सारा वाटर नीचे वाले पल्विनस में आ गया तो लीव्स जो है वो सीधी हालत में नहीं रह पाई और वो पानी की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से नीचे की तरफ इस लीफलेट को लेकर क्या हो गई, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो गई। तो ये भी किस वजह से होता है, ये जो मूवमेंट नज़र आ रही है ये भी किस वजह से मूवमेंट नज़र आ रही है, लॉस और गेन ऑफ टर्गर की वजह से। ये देखें, ये देखें, ये इस वक्त ये अपर लोअर पल्विनस है, ये अपर पल्विनस है। जब मेंटेन है बगैर छुए तो ये स्ट्रेट नोजल है, लेकिन जैसे ही छुएंगे तो ये पानी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये जो लीव है ये नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये अपर पल्विनस है, ये लोअर पल्विनस है। पानी जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अपर पल्विनस है, ये लोअर पल्विनस। ये देखें, ये एपिनास्टी की मिसाल है। ये अपर साइड में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से पत्तियां जो हैं, हमें पौधा जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। ये अपर साइड है स्टेम का, ये लोअर साइड है स्टेम का। यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से हमारा पत्ता जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हुआ होता नजर। यहाँ पे भी देखें नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने किसकी एग्जांपल्स पढ़ी आज, हमने पढ़ी मूवमेंट्स पढ़ा, और मूवमेंट में हमने ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पढ़ा, और ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में हमने न्यूटेशन को डिस्कस किया, अनास्टिक मूवमेंट को, एपिनास्टी को, हैपोनास्टी को और टर्गर मूवमेंट को। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।